तो नेक्स्ट अपनी जो यूनिट है वो है फोर्थ यूनिट, जिसमें बेसिकली अपने जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कम्युनिकेबल डिजीज़। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ अगर आपने को पढ़नी है तो इसका बेसिक सा मीनिंग होता है जो बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन्स जो भी उसके आसपास रह रहे हैं उसमें फैल जाए, वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ बेसिकली अगर अपने देखें तो इसमें एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो मोस्टली डिजीज़ आती है वो कम्युनिकेबल होती हैं। देन इंटेस्टिनल जो अपना सिस्टम है, जीआई जो अपना ट्रैक है, उसकी जो डिजीज़ है, और कुछ अपने आर्थ्रोपोड बोन डिजीज़ होती है, और कुछ वायरसेस वगैरह एक्स्ट्रा जो डिजीज़ है उनके बारे में अपने को स्टडी करें। अब मैं बेसिकली आपको बताता हूँ, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कम्युनिकेबल डिजीज़ में तो यहाँ पे अपने एक एक बीमारी को तो नहीं पढ़ने वाले, लेकिन आपको मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि पेपर में आपको कैसे एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। तो कोई भी डिजीज़ आ रही है जैसे इन्फ्लुएंजा है, मीज़ल्स है, मम्स है, रुबेला है, डिप्थीरिया, टीबी, चिकन पॉक्स, पोलियो, कोलेरा, टाइफॉइड एक्सेट्रा, जितनी भी डिजीज़ है इसमें आपको ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड याद करना है। पहले तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड आपको पहले बताया कि एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट। अगर आपने कोई भी डिजीज़ की एजेंट आपको पता है, होस्ट आपको पता है मतलब कौन सी एज ग्रुप में हो रहा है, बच्चे को हो रहा है, चिल्ड्रन को हो रहा है, वो सब, एंड इन्वायरमेंट वहाँ पे कैसा है, वो डिजीज़ कैसे फैल रही है। तो अगर इतना आप लिखते हो ना, अगर मान लो आपको ये 4 नंबर का कोई भी क्वेश्चन आता है, इतना लिखने से आपको है ना 1 से 2 मार्क्स तो पक्के मिलेंगे अगर आप सिर्फ इतना ही लिखते हो। इसके बाद सेकंड जो चीज़ आपको कम्युनिटी में लिखनी होती है वो होती है प्रिवेंशन, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है उसको प्रिवेंट करने कुछ बेसिक फंडाज होते हैं, अगर वो आपको क्लियर है तो आप इन सभी बीमारियों को रोक सकते हो। तो ये 2 चीज़ें आपको हर डिजीज़ में लिखनी है। तो आपको इसमें क्या करना है, जितने भी मैंने यहाँ पे डिजीज़ लिखी है आपको सिर्फ उन्हीं के बारे में पढ़ना है कि उनका एजेंट क्या है। जैसे टीबी की अगर मैं बात करूँ तो टीबी कौन से एजेंट्स की वजह से होता है, तो टीबी जनरली होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है उसकी वजह से टीबी होती है। और उसका होस्ट की अगर बात करूँ तो होस्ट उसका कोई भी हो सकता है, किसी के अंदर भी ये एज ग्रुप में हो सकती है टीबी। नेक्स्ट आता है एनवायरनमेंट। तो टीबी जनरली फैलती है अपने ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के रूप में फैलती है, मतलब जब किसी इंसान को टीबी होती है तो वो खांसता है, छींकता है, तो उसके थ्रू वो टीबी सेकंड पर्सन जैसे वो ड्रॉपलेट को इनहेल करता है तो उसको वो टीबी के बैक्टीरिया उसके लंग्स में चले जाते हैं, फिर अपना इन्फेक्शन कर देते हैं। तो ऐसे ही आपको हर डिजीज़ के बारे में ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। देन आता है प्रिवेंशन। एग्जाम्पल के लिए टीबी को ही प्रिवेंट कैसे किया जाए, तो जिस पर्सन को ये प्रॉब्लम है वो अपना मास्क यूज़ करे, वो अपना दूसरे लोगों से अलग रहे। जैसे अपनों ने कोरोना वायरस का प्रिवेंशन किया था तो वैसे भी टीबी का उसको दूर रखा जाए, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉब्लम है तो खांसना, छींकना, तो ये सब अगर अपने इसमें प्रिवेंट करें, पर्सन को दूर रखें, उसको अलग रखें, तो अपने इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। तो ये होता है प्रिवेंशन एट द कम्युनिटी लेवल। तो ऐसे ही आपको सब डिजीज़ के बारे में पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको ये एक तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड और प्रिवेंशन, ऐसे आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और इतने डिजीज़ अगर आप कर लेते हो तो इससे बाहर आई थिंक कुछ नहीं आता। मेनली इसमें HIV ज़रूर पढ़ना है आपको, HIV के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा आता है, TB के बारे में आता है, इन्फ्लुएंजा है, चिकन पॉक्स है, देन पोलियो, टाइफॉइड, कोलेरा, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। डेंगू, मलेरिया से भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं क्योंकि इनको प्रिवेंट किया जा सकता है एट कम्युनिटी लेवल। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है अपनी 5th यूनिट, जो कि है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अभी पढ़ गया कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब है जो डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं हो रही, मतलब अगर इस इंसान को वो डिजीज़ है तो इसी में रहेगी, अगर कोई इसमें है तो वो इसी में रहेगी। ऐसे नहीं है बोलने से इससे चली जाएगी, हाथ मिलाने से, ऐसा कुछ नहीं होता। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एक पर्सन में ही रहती है। तो इसमें कुछ डिजीज़ आती है, जैसे पहली डिजीज़ है माल न्यूट्रिशन। अब किसी इंसान को अगर माल न्यूट्रिशन हो जाता है, मतलब कोई भी न्यूट्रिएंट एक्सेस या डिक्रीज़, तो दोनों ही कंडीशन हो सकती है, या तो एक्सेस हो जाए या डिक्रीज़ हो जाए, तो वो सिर्फ उसी इंसान में होगी। इसके अंदर जो डिजीज़ आती है, जैसे अंडर न्यूट्रिशन की बात करूँ तो वो आती है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ओवर की बात करूँ तो उसमें आती है ओबेसिटी। और एक होता है इसका टाइप इम्बैलेंस माल न्यूट्रिशन, मतलब बैलेंस नहीं बनता। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक डेफिशिएंसी। जनरली विटामिन मिनरल्स की स्पेसिफिक डेफिशिएंसी हो जाती है तो पर्सन माल नरिश हो जाता है। तो एक तो ये बीमारी है, इसमें विटामिन से रिलेटेड डिजीज़ है, मिनरल से रिलेटेड डिजीज़ है, तो ये आप लिख सकते हो ईजिली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हाइपरटेंशन, तो वो आपको MSN मेडिकल सर्च में पढ़ाया होगा, बस कुछ नहीं है। हाइपरटेंशन में क्या है, BP पर्सन की ज़्यादा रहती है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं।
अब उसको एज अ कम्युनिटी में आपने देखा होगा कि हाइपरटेंशन हर किसी जो एज ग्रुप होते हैं उनमें जनरली देखने को मिलता है, तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है यही आपको लिखना है। नेक्स्ट आता है स्ट्रोक। स्ट्रोक जो है वो है सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। तो इसमें क्या हो रहा है, जो अपना ब्रेन को ब्लड वेसल सप्लाई करती है उसमें क्या हो जाता है, या तो हेमरेज हो जाती है, इस्चीमिया हो जाता है। हेमरेज का मतलब इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है ब्लड वेसल्स में, या फिर इस्चीमिया मतलब ब्लड फ्लो कम हो जाता है टुवर्ड्स द ब्रेन, तो इसकी वजह से पर्सन को स्ट्रोक आ जाता है। तो ये डिजीज़ भी अगर किसी एक इंसान को तो दूसरे में नहीं फैल जाएगी, उसी में रहेगी। नेक्स्ट आती है आरएचडी। आरएचडी जो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, रूमेटाइड हार्ट डिजीज़, तो ये भी अगर किसी एक इंसान को तो उसी में रहेगी। ये आप पैथोलॉजी से पढ़ सकते हो, जनरली एमएसएन पैथोलॉजी में ये चीज़ें कराई जाती है। जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, एंजाइना, एमआई, कार्डियक फेलियर, सडन कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, तो ये सारी बीमारियां आपको एमएसएन में पैथोलॉजी में पढ़ाई जाती है। तो वहाँ से आप कर सकते हो इस बीमारी में होता क्या है, क्या कारण है, कैसे फैलती है, पैथोफिजियो वगैरह, तो आप इसमें वो डायग्नोस वगैरह और इन बीमारियों को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है जो कि मैनेजमेंट में सिखाया जाता है, तो वो आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है कैंसर वाला टॉपिक। तो कैंसर में मेनली ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर और स्टमक कैंसर ये आते हैं, ये भी पैथोलॉजी में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ भी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, सबसे ज़्यादा होती है इंडिया में भी, आज ये टॉप पे है। नेक्स्ट आता है एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स ये टॉपिक जो है वो बेसिकली 4 मार्क्स में कई बार पूछ लिया जाता है। इसमें आपको बताना है कि एक्सीडेंट होता क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट होते हैं, तो उसके बारे में उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, घर के अंदर कोई कई बार आग वगैरह लग जाती है, तो ये सब एक्सीडेंट्स के टाइप है, इसमें आप लिख सकते हो कैसे उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है ब्लाइंडनेस। तो ब्लाइंडनेस भी नॉन कम्युनिकेबल है, किसी एक इंसान को होता है, तो ऐसे नहीं है अंधा बंदा किसी को देखे छुए बोले तो उसको भी हो जाए। तो ये जो डेफिशिएंसी नॉर्मली विटामिन ए की डेफिशिएंसी या फिर कंजेनाइटली कई बार होती है, तो इसको भी ठीक किया जा सकता है। अगर छोटा बच्चा है उसको अगर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है तो उसकी कम्युनिटी, अपने जिस ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं जहाँ पे लोग विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, तो वहाँ पे अपनी इस बीमारी को रोक सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपना मेंटल इलनेस। तो मेंटल इलनेस जनरली जो भी साइकेट्रिक्स प्रॉब्लम्स होती है वो भी नॉन कम्युनिकेबल में आती है। किसी एक इंसान मेंटल होता है तो दूसरा ऐसे मेंटल नहीं हो जाता, तो इसको कैसे पर्सन को रखना चाहिए, कैसे उसकी देखभाल करनी चाहिए, ये सब आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट आता है एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी मतलब कन्वर्जन्स, जो दौरे वगैरह आते हैं, मिर्गी का दौरा इसको बोलते हैं अपने। इसमें क्या होता है कि इंसान की जब जो ब्रेन होता है, सेरेब्रम मेनली जो हाइपर एक्टिव जब हो जाता है, मतलब उसमें न्यूरॉन की फायरिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। तो उस फायरिंग जब तेज़ होने लग जाती है, इम्पल्सेस ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो उसी कंडीशन को अपने बोलते हैं एपिलेप्सी। तो उसको कैसे रोका जा सकता है, इसमें एंटी कन्वर्जेंट, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स आती है जो पेशेंट को लेनी होती है। अब ये भी अलग अलग टाइप्स का होता है जिस पर डिपेंड करता है कि उसका क्या ट्रीटमेंट चलेगा। तो ये अपनी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यूनिट होगी। नेक्स्ट जो 6th यूनिट आती है वो अपनी डेमोग्राफी। डेमो का मतलब अभी बताया था आपको, पर्सन, पीपल, लोग, जैसे एपिडेमोलॉजी में। नेक्स्ट है ग्राफी। ग्राफी शब्द का मतलब होता है कि अपने जो भी लोग हैं वो अपने किस जगह पे रह रहे हैं, कितने लोग हैं, क्या उनका कंपोजिशन है, कितनी जगह पे कौन से, कितनी लैंड पे कितना डिस्ट्रीब्यूशन है पीपल्स का, क्या साइज़ है, क्या उनकी एज ग्रुप है, कितने जेंडर के कौन से पर्सन वहाँ पे है। तो ये सब अपने स्टडी करते हैं बेसिकली डेमोग्राफी में। अब हम नेक्स्ट जो गोल वाला कई बार टॉपिक पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि गोल ऑफ डेमोग्राफी क्या है, तो यही गोल है कि पॉपुलेशंस के बारे में अच्छे से स्टडी करना। अब डेमोग्राफिक साइकिल से क्वेश्चन आता है कई बार, डेमोग्राफिक साइकिल या स्टेजेस। तो बेसिकली 5 स्टेजेस में डेमोग्राफी को बांटा गया है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट स्टेज जो होती है उसका नाम है हाई स्टेशनरी फेज। मतलब इसमें बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। मतलब जितने इंसानों ने जन्म लिया उतने ही मर भी रहे, तो बहुत ज़्यादा रेट है हाई स्टेशनरी। मतलब स्टेशनरी या पॉपुलेशन बढ़ घट नहीं रही, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा हाई है। किसका रेट? 2 ही रेट देखते हैं, एक बर्थ रेट देखते हैं, एक डेथ रेट देखते हैं। तो बर्थ रेट भी जिसमें ज़्यादा हो, डेथ रेट भी जिसमें ज़्यादा हो, तो उसको अपने बोलते हैं हाई स्टेशनरी फेज। इसके बाद पॉपुलेशन जाती है नेक्स्ट स्टेज में जिसको बोलते हैं अर्ली एक्सपांडेटरी फेज। इसमें बेसिकली क्या होता है, अर्ली यानी कि इनिशिएट हुआ है भी एक्सपांडिंग, मतलब पॉपुलेशन स्टेशनरी नहीं है, पहले स्टेशनरी थी अब एक्सपांड करने लगी। अब एक्सपांड करने का मतलब क्या है कि बर्थ रेट जो होता है ना वो पहले के कंपैरिजन में कम हो गया है, लेकिन
है बर्थ रेट उतना ही, यानी कि बर्थ रेट है हाई, लेकिन पहले के कंपैरिजन, पहले देखो दोनों एरो ऊपर थी, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया, लेकिन डेथ रेट उससे भी ज़्यादा कम हो गया। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बर्थ रेट थोड़ा कम हुआ है लेकिन डेथ रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो ये पॉपुलेशन क्या होगी, अगर बर्थ रेट ज़्यादा हुआ है कंपेयर टू डेथ रेट, तो पॉपुलेशन एक्सपांड करेगी। नेक्स्ट स्टेज आती है लेट एक्सपांडेटरी फेज, मतलब एक्सपांड अब भी करेगी थर्ड स्टेज में भी, लेकिन ये लेट वाली फेज है जिसमें इंडिया अभी भी चल रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, बर्थ रेट कम हो गई है पहले से भी, लेकिन डेथ रेट उससे भी ज़्यादा कम हो गई क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह ज़्यादा आ गई है, तो इसकी वजह से डेथ रेट और भी कम हो गई। नेक्स्ट आती है फोर्थ स्टेज जिसको बोलते हैं लो स्टेशनरी। अब स्टेशनरी फिर से आ गया, स्टार्टिंग में भी स्टेशनरी था, अब इस स्टेशनरी में क्या हो रहा है, बर्थ रेट डेथ रेट दोनों ही बहुत कम है लेकिन बराबर है, तो लो स्टेशनरी फेज। उसके बाद आता है डिक्लाइन फेज, जिसमें पॉपुलेशन गिरती है किसी देश की, जिसमें क्या होता है, बर्थ रेट और कम हो गया लेकिन डेथ रेट पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा हो गया। जैसे जापान जैसी कंट्री इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रही है। तो डेमोग्राफिक साइकिल स्टेज अपने को ये बताती है किसी भी देश के अंदर किसी भी एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, बर्थ रेट डेथ रेट उनका कैसे है, तो ये साइकिल अपने को इस फेजेस के बारे में बताती है। नेक्स्ट आता है बर्थ रेट क्या होता है। तो किसी भी एरिया का बर्थ रेट निकालने के लिए आपको उस ईयर में कितने लोगों ने उस एरिया में जन्म लिया, मिड ईयर पॉपुलेशन क्या थी उस एरिया की, इंटू 1000 बर्थ रेट। ऐसे ही आप डेथ रेट निकाल सकते हो। तो डेथ रेट में भी सिंपल होगा कि डेथ कितनी हुई पर ईयर अपॉन में मिड ईयर पॉपुलेशन कितनी थी इंटू 1000 करके आप निकाल सकते हो डाटा। नेक्स्ट आता है जनरल फर्टिलिटी रेट। जनरल फर्टिलिटी, फर्टाइल जो होती है वो मेनली फीमेल्स का रेट देखा जाता है इसमें। तो फर्टिलिटी का मतलब जन्म, बर्थ, तो बर्थ कितने लोगों का हुआ। अब ये बर्थ रेट नहीं है, जैसे इसमें भी था बर्थ कितने लोगों को हुआ, लेकिन इसमें अपने मेनली मिड ईयर पॉपुलेशन लेते हैं किसकी, फर्टाइल फीमेल की। 15 से 45 साल की जो फर्टाइल फीमेल्स होती है उसकी पॉपुलेशन दी जाती है, तो उसको अपने बोलते हैं जनरल फर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट आता है कि पॉपुलेशन चेंज क्या होता है, यानी कि पॉपुलेशन में चेंजेस का मतलब क्या है, कैसे चेंज आता है। तो किसी भी पॉपुलेशन में चेंज को निकालने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पॉपुलेशन में चेंज आता है दो तरीकों से, या तो जन्म हो जाए और डेथ हो जाए, बर्थ माइनस डेथ। दूसरा होता है प्लस माइनस इमिग्रेशन और इमिग्रेशन। अब ये दोनों सेम से लग रहे हैं लेकिन अलग मतलब है इनका। बर्थ का मतलब होता है कि कितने लोगों ने उस पॉपुलेशन, किसी भी एरिया, मान लो ये कि एरिया है, यहाँ पे कुछ लोग थे, तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि 1 साल के बाद भी यहाँ पे कितने लोग होंगे। तो उसको चेक करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा कितने लोगों का बर्थ हुआ, जन्म कितने लोगों का हुआ, उसको माइनस करना पड़ेगा कि कितने लोग डेथ हो गई उनकी। तो एक तो ये चीज़ मेरे को देखनी पड़ेगी। दूसरा मेरे को ये देखना पड़ेगा कितने लोग बाहर से इस एरिया में बाहर से लोग इंपोर्ट हुए, आए रहने के लिए इस एरिया में, तो वो हो गया इमिग्रेशन। एक होता है इमिग्रेशन, मतलब कितने लोग इस एरिया से बाहर निकल गए, तो वो इमिग्रेशन है। तो ये टोटल मैं जब करता हूँ तो निकल के आता है कि पॉपुलेशन चेंज कितनी हुई उस एरिया की। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब होता है कोई भी पॉपुलेशन है ना, वो नहीं है, स्थिर नहीं है। स्थिर मतलब रुकी हुई नहीं है, एक जगह पे नहीं है, तो वो चेंज हो रही है कंटिन्यूसली, तो उसी को पॉपुलेशन मोबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि हर पॉपुलेशन के अंदर आज हर दिन पता नहीं किसकी शादी हो रही होगी। माइग्रेशन मतलब लोग इंडिया से बाहर जा रहे होंगे या बाहर से इंडिया में भी आ रहे होंगे। देन मोबिलिटी, लोग अपने ही एरिया से इधर उधर घूम रहे होंगे। देन किसी का जन्म हो रहा होगा, कई लोग मर भी रहे होंगे। तो पॉपुलेशन क्या है, डायनेमिक इन नेचर है, पॉपुलेशन हर पल चेंज हो रही है, तो इसी को बोलते हैं पॉपुलेशन डायनेमिक्स या पॉपुलेशन मोबिलिटी। देन आता है सेक्स रेशो क्या होता है। तो सेक्स रेशो का बेसिक सा मतलब है कि 1000 मेल पे कितनी फीमेल होनी चाहिए, तो वही क्या कहलाता है सेक्स रेशो। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस केरला का सेक्स रेशो सबसे ज़्यादा था। इसमें केरला पे 1084 पर 1000 मेल पे फीमेल्स की पॉपुलेशन थी। तो सेक्स रेशो सबसे ज़्यादा किसका था 2011 के अकॉर्डिंग, केरला का। तो ये सारी डाटा अपने को डेमोग्राफी में पढ़ने होते हैं। कुछ इसमें डेमोग्राफिक डाटा भी आता है, उसमें भी कुछ नहीं है, बर्थ रेट डेथ रेट वगैरह ये सब लिखने होते हैं, डाटा रेशो डेथ एंड रेशो वगैरह। नेक्स्ट जो यूनिट आती है लास्ट वाली, उसको अपने बोलते हैं पॉपुलेशन एंड इट्स कंट्रोल। तो पॉपुलेशन अपने समझ चुके हैं क्या होती है, अब आता है इस पर कंट्रोल कैसे। तो इंडिया आपको पता होगा आज के टाइम पे नंबर 1 है दुनिया में पॉपुलेशन के नाम पे। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक टर्म आती है
पहले उसको एक्सप्लेन करते हैं, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। इसका मतलब है कि जब किसी भी देश के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, किसी भी कंट्री के जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो एबल नहीं होते फुलफिल करने के लिए बेसिक नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन, यानी किसी भी कंट्री में कितने भी लोग हैं, अगर उस कंट्री के जो नेचुरल रिसोर्स है वो अपने लोगों की बेसिक नीड को ही पूरा नहीं कर पा रहे, तो ऐसी पॉपुलेशन को अपने बोलते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो चुका है, यानी कि पॉपुलेशन एक्सपांड कर चुकी है। इसकी वजह से क्या होता है, अब बेसिकली हो क्यों रहा है, क्योंकि आप देखोगे आज के टाइम पे तो डेथ रेट कम है इंडिया में, बर्थ रेट ज़्यादा है, क्योंकि फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी हो गई है। तो इसकी वजह से पॉपुलेशन क्या हो रही है, एक्सप्लोड कर रही है, बढ़ रही है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, एज ए इंडिविजुअल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सोसाइटी पे क्या, और कंट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एज ए इंडिविजुअल में क्या प्रॉब्लम आएगी, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हाउसिंग की प्रॉब्लम, रहने में दिक्कत आएगी इंसान को। ज़्यादा पॉपुलेशन एक ही घर में मान लो बहुत सारे लोग हैं तो उनको बड़ा घर लेना पड़ेगा, तो हाउसिंग की प्रॉब्लम। नेक्स्ट है क्लोथिंग की प्रॉब्लम, देन है हेल्थ मेंटेन करने की प्रॉब्लम। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से एक इंडिविजुअल पे ये इम्पैक्ट आएगा। नेक्स्ट आता है एज अ सोसाइटी। सोसाइटी पे देखोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग, काम तो उतने ही हैं लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी बढ़ता है। पॉवर्टी, गरीबी आती है समाज में। एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जो लोग डिजीज़ हैं वो भी आगे स्प्रेड होती रहती है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट आते हैं कंट्री। कंट्री की बात करें तो कंट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किसी भी अगर कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर को बहुत बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कंट्री बहुत ज़्यादा, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लोग। इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ेगा देश की, एनवायरनमेंट पे फ़र्क पड़ेगा, पोल्यूशन ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा पोल्यूशन। देन है डिग्रेडेशन, एनवायरनमेंट जो है उसका डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये अपना एज अ कंट्री पे इम्पैक्ट आएगा। तो हर लेवल पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट आता है। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन को कंट्रोल अपने कैसे कर सकते हैं, तो पहला है वुमेन एम्पावरमेंट। अगर वुमेन एम्पावर की जाए, यानी कि वुमेन को अच्छी एजुकेशन दी जाए, तो वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं होने देगी, उसको रोकेगी, प्रिवेंट करेगी। तो पहला तो ये है, वुमेन को एम्पावर करके अपने पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, उसको बढ़ाना है तो पॉपुलेशन कम रखनी पड़ेगी। देन है एजुकेशनल डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट करवा के भी अपने लोगों पे पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। देन आता है लिमिटिंग फैमिली साइज, अगर स्मॉल फैमिली का नॉर्म समाज में प्रमोट होगा तो ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन कम होगी। फिर आता है मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन या फैमिली प्लानिंग मेथड्स, इसको बोलते हैं। अपने एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो इसमें दो तरीके के मेथड होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी वो मेथड्स हैं जिसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रासेप्शन होता है लेकिन वो टेम्परेरी रूप से है, मतलब आफ्टर द टाइम व्हेन यू वांटेड यूज देन यू यूज टेम्परेरी मेथड, लेकिन इफ़ यू वांट परमानेंट सोल्यूशन देन यू यूज परमानेंट मेथड। परमानेंट में बेसिकली आता है वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी मतलब जो वेस्ट डिफरेंस होता है मेल का उसको कट कर दिया जाता है, जिससे स्पर्म आगे पास नहीं हो पाते। ट्यूबेक्टोमी में जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है उस पे क्या किया जाता है, कट लगा के उसको बाइंड कर दिया जाता है, टाई कर दिया जाता है। फिर आता है इसमें टेम्परेरी की अगर बात करें तो इसमें पहला है बैरियर्स। अगर अपने फिजिकल बैरियर्स का यूज़ करते हैं तो भी पॉपुलेशन कंट्रोल में आएगी। नेक्स्ट है आईयूडीज, जैसे कॉपर्टीज वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। हार्मोनल पिल्स आती है, जैसे कि मिनी पिल्स है, प्रोजेस्टेरोन्स एस्ट्रोजन्स हार्मोन की बनी होती है। इसके अलावा कुछ और भी मेथड्स है जिससे अपने टेम्परेरी रूप से कॉन्ट्रासेप्शन रोक सकते हैं, जिसमें आता है कोइटस इंटरप्शन, सेफ पीरियड एंड लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, जिसमें कि अपने ओवरऑल एक प्रीव्यू या रिव्यू ले लिया सारे यूनिट्स का जो सोशियोलॉजी में आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।